बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज हम जिस लोकतांत्रिक युग में रह रहे हैं, क्या वह सदियों से ही ऐसा था? हम पूर्व की कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं कि आज से पूर्व प्राचीन समय में राजकीय या राजतांत्रिक प्रणाली हुआ करती थी, राजाओं का शासन हुआ करता था, अर्थात राजा या राजतंत्र शासन या सत्ता किया करते थे। लेकिन बाद में यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में परिवर्तित हो गया। तो बच्चों, क्या आप जानना चाहेंगे कि राजशाही व्यवस्था के पतन के कौन कौन से मुख्य कारण थे? कब से राजतांत्रिक प्रक्रिया समाप्त हुई और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई या प्रजातंत्र की शुरुआत हुई? तो बच्चों, आज हम कक्षा 9 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान में भारत और समकालीन विश्व भाग 1 के अध्याय पहला फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम निम्न तथ्यों को जान सकेंगे या सीख सकेंगे। पहला है, फ्रांसीसी क्रांति के विभिन्न कारणों को जान सकेंगे। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति के विभिन्न परिणामों को समझ सकेंगे। तीसरा, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप और विश्व में हुए विभिन्न परिवर्तनों को समझ सकेंगे। चौथा, फ्रांस की क्रांति के महत्व को समझ सकेंगे तथा विश्व मानचित्र पर फ्रांसीसी स्थिति को जान सकेंगे। फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं आमूल परिवर्तन की अवधि, जो कि 1789 से लेकर के 1799 तक चली। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांति को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले बच्चों, हम जानने का प्रयास करते हैं कि विश्व मानचित्र पर फ्रांस की स्थिति कहां है। तो फ्रांस की स्थिति को हमें विश्व मानचित्र पर समझना होगा। बच्चों, यह जो विश्व का मानचित्र देख रहे हैं, क्या आप इसमें फ्रांस की स्थिति को बता सकते हैं? फ्रांस वास्तव में एक छोटा सा देश है जो कि यूरोप महाद्वीप में पश्चिमी हिस्से में स्थित है। इसको हम यूरोप के मानचित्र के माध्यम से भली भांति समझ सकते हैं। यह जो डार्क पीले कलर में देख रहे हैं, यह भूमध्य सागर के उत्तर तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर से लगा हुआ है। यह फ्रांस है। इंग्लिश चैनल फ्रांस से इंग्लैंड को अलग करती है। इसके पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली देश की सीमाएं लगती हैं। जर्मनी और स्विट्जरलैंड से लगा हुआ ऑस्ट्रिया देश भी है, जिसका फ्रांस की क्रांति में बहुत गहरा नाता है। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी की शादी फ्रांस के युवराज लुई 16वें से हुई थी, जो कि क्रांति की प्रमुख सूत्रधार बने। तो बच्चों, हम सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि वह कौन कौन से प्रमुख कारण थे जिन्होंने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति को कारणों में यदि हम व्यक्त करें तो मुख्य रूप से हम 5 मुख्य इसके जो कारण हैं या 5 प्रकारों में इसको व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहला है राजनीतिक परिस्थितियां, दूसरा सामाजिक परिस्थितियां, तीसरा आर्थिक परिस्थितियां, चौथा दार्शनिकों की भूमिका या दार्शनिकों के विचार, पांचवा है तत्कालीन कारण, कैसी कौन सी विशेष परिस्थिति थी जिसके वजह से फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐसी कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां थी जिन्होंने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था। राजत्व के दैवी सिद्धांत पर आधारित वहां का शासन हुआ करता था। इसमें राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे और राजा स्वेच्छावादी था। लुई 14वें के शासनकाल, लुई 14वें का जो शासनकाल था फ्रांस में, वह 1643 से लेकर के 1715 ईस्वी तक माना जाता है। तो लुई 14वें का शासनकाल था, उस जब निरंकुश था उसकी इतनी अत्यधिक थी, या यह मान के चले कि उस समय जो निरंकुश शासन था वो अपनी पराकाष्ठा पर था। उसने कह रखा था कि मैं ही राजा हूं। वह अपनी इच्छानुसार कानून बनाता था। उसने शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण कर लिया था। राजतंत्र पूर्ण रूप से पूरे शासन सत्ता पर हावी था। कूटनीति और सैन्य कौशल से फ्रांस का विस्तार इतना कर लिया था उसने कि संपूर्ण जगह सिर्फ राजशाही शासन की ही चर्चा होती थी। इस तरह उसने राजतंत्र को एक गंभीर पेशा बना लिया। लुई 14वें ने जिस शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण किया था उसमें योग्य शासक का होना बहुत आवश्यक था, किंतु लुई 14वें के बाद उसके जो उत्तराधिकारी लुई 15वें और लुई 16वें हुए,
वह बहुत ही अयोग्य थे। लुई 15वें जो था, इसने 1715 ईस्वी से लेकर के 1774 ईस्वी तक फ्रांस पर शासन किया। यह अत्यधिक विलासी था, अदूरदर्शी था और निष्क्रिय शासक था। ऑस्ट्रिया के युद्ध एवं सप्तवर्षीय युद्ध में इसने भाग लेकर के देश की आर्थिक स्थिति को भारी क्षति पहुंचाई थी। सप्तवर्षीय युद्ध जो है वह उस समय के यूरोपीय देशों के बीच में हुआ था। यह 1754 से लेकर के 1763 के बीच में हुआ। इसने फ्रांस की स्थिति को बहुत ही क्षति पहुंचाई। इसके बावजूद भी वर्साय का जो महल है वह विलासिता का केंद्र बना हुआ था। वर्साय का महल यह फ्रांस में एक नगर है जो कि उस समय फ्रांस की राजधानी हुआ करता था। यहाँ पर राजा का महल था। तो जो वर्साय का महल था वह पूर्ण रूप से विलासिता का केंद्र बन गया था और राजतंत्र पर की इस पर पूरी पकड़ थी। या राजतंत्रीय प्रणाली के अधीन ये पूरा वर्साय हो गया। क्रांति की पूर्व संध्या पर लुई 16वें, जिसने कि 1774 से लेकर के 1793 ईस्वी तक शासन किया, वह भी एक अकर्मण्य शासक घोषित हुआ। उसने भी सुरक्षा, आचारता और निरंकुशता का प्रदर्शन किया। उसकी जो पत्नी थी मैरी एंटोनिया, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, उसने फ्रांस की पूरी शासन सत्ता पर काबज कर लिया था। या पूरी शासन सत्ता जो थी वो मैरी एंटोनियो के शासन में आ गई थी। राजा के अयोग्य होने के कारण जो भी शासन सत्ता थी वो राजकुमारी के द्वारा या रानी के द्वारा हुआ करती थी। एक बार जब लोगों का जुलूस रोटी की मांग कर रहा था तो उसने सलाह दी कि यदि रोटी उपलब्ध नहीं है तो लोग केक क्यों नहीं खाते। उस महारानी को इतना भी ज्ञान नहीं था कि रोटी की कीमत क्या है और केक की कीमत क्या है। तो इस प्रकार से विलासितापूर्ण जीवन उस समय का था। इस तरह देश की जो शासन पद्धति थी वो पूरी तरह से नौकरशाही पर निर्भर हो गई थी, जो वंशानुगत भी थी। उसकी भर्ती तथा प्रशिक्षण में कोई नियम नहीं था। इन नौकरशाहों पर भी नियंत्रण लगाने वाली कोई संस्था मौजूद नहीं थी। इस तरह शासन प्रणाली जो वहां की थी वो पूरी तरह से भ्रष्ट, निष्क्रिय और शोषणकारी हो गई थी। फ्रांस की क्रांति में जो मुख्यतः दूसरा कारण है वह है सामाजिक परिस्थितियां। तो फ्रांस की क्रांति के कारणों में अगर सामाजिक परिस्थितियों की चर्चा करें या सामाजिक परिस्थिति के रूप में इसको देखें तो फ्रांसीसी समाज विषम और विघटित था। यह समाज 3 वर्गों में या 3 भागों में, जिसको उस समय उसको स्टेट्स कहा जाता था, उसमें विभक्त था। प्रथम स्टेट्स में पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग जो कि राजशाही परिवार के कर्मचारी या शासन सत्ता के अधीन व्यक्ति हुआ करते थे। तृतीय स्टेट में जनसाधारण शामिल था। पादरी एवं कुलीन वर्ग को व्यापक विशेषाधिकार प्राप्त था, जबकि जनसाधारण अधिकार विहीन था। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि वर्ग या स्टेट्स को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। सबसे पहले जो प्रथम स्टेट है वह पादरियों का लिए है। तो पादरी वर्ग जो है वह 2 भागों में बटा हुआ था, पहला उच्च और दूसरा निम्न वर्ग। उच्च वर्ग के पास अपार धन था और टाइथ नामक कर वसूलता था। टाइथ जो कर है वह चर्च द्वारा वसूला जाता था और यह कर जो है कृषि करने वाले व्यक्ति या जो कृषक होते थे वो अपनी कृषि का 10% हिस्सा जाकर के चर्च में जमा करते थे, जिसको कि टाइथ कहा जाता था। ये शान शौकत एवं विलासितापूर्वक जीवन जिया करते थे। जो पादरियों का वहां जीवन था वो बिल्कुल शान शौकत और विलासितापूर्वक था। वे धार्मिक कार्यों में रुचि कम लेते थे। देश की जमीन का 5वां भाग चर्च के पास ही था। ये पादरी वर्ग चर्च की अपार समता का प्रयोग करते थे। ये सभी प्रकार के करों से मुक्त थे। इस तरह इनका जीवन भ्रष्ट, अनैतिक और विलासी हो गया था। इस कारण यह वर्ग जनता के बीच अलोकप्रिय था और जनता के असंतोष का जो कारण है वह मुख्य कारण इन पादरियों के द्वारा अपना विलासितापूर्ण जीवन जीना भी था। दूसरा जो वर्ग था वह साधारण पादरियों का था, जो निम्न स्तर के थे। चर्च के सभी धार्मिक कार्यों में को संपादित किया करते थे। वे ईमानदार भी थे और सादा जीवन व्यतीत करते थे। अतः उनके जीवन यापन का जो ढंग था वो सामान्य जनता के समान ही था। अतः उच्च पादरियों से पूर्ण घृणा करते थे।
अतः इनके जो जीवन का जो योगदान है या इनके जीवन जीने का जो ढंग था, जीवन यापन का ढंग बिल्कुल सामान्य जनता से मिलता जुलता था, इसलिए ये सामान्य जनता के बीच में घुले मिले थे। क्रांति के समय इन्होंने क्रांतिकारियों का समर्थन किया था या उनका योगदान, उनको साथ दिया था। दूसरा जो वर्ग आप देख रहे हैं यह कुलीन वर्ग है। कुलीन वर्ग जो है वो द्वितीय श्रेष्ठ में शामिल माना जाता है। सेना, चर्च, न्यायालय आदि सभी महत्वपूर्ण विभाग जो थे वो कुलीन वर्ग के अंतर्गत थे। उच्च प्रशासनिक पदों पर इनकी नियुक्तियां हुआ करती थी और ये किसानों से विभिन्न प्रकार के कर वसूलते थे और शोषण भी उनका किया करते थे। यद्यपि रिशेल्यू और लुई 14वें के समय कुलीनों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। ये रिशेल्यू जो है वह लुई 14वें के शासनकाल में गृहमंत्री या अर्थमंत्री हुआ करते थे, किंतु आगे लुई 15वें और लुई 16वें के समय में उन्होंने अपने अधिकारों को पुनः वापस कर लिया था। यह कुलीन वर्ग भी अधिक या आर्थिक इनकी स्थिति बहुत अच्छी थी और यह निम्न वर्ग पर अपना अधिकार जमाया करते थे। तृतीय वर्ग जो है या तृतीय स्टेट जो है, ये लोग जनसाधारण है या जनसाधारण वर्ग से संबंधित थे, कोई विशेष अधिकार इनको प्राप्त नहीं था। इनकी इसमें भी मध्यम वर्ग के अंतर्गत किसान, मजदूर, शिल्पी, व्यापारी, बुद्धिजीवी आदि लोग शामिल थे। इस वर्ग में भी भारी असमानता थी। इन सभी वर्गों की अपनी अपनी समस्याएं थी। वे सभी वर्ग जो हैं असमानता के कारण सामंती और चर्चों के उच्च पदाधिकारियों से घृणा करते थे। सामंतों के व्यवहारों के साथ अपमानजनक था। सामंत लोग जो थे वो इन व्यक्तियों के साथ जो तृतीय वर्ग के थे, तृतीय स्टेट के, उनसे अपमानजनक व्यवहार करते थे। इस वर्ग में कुछ लोगों के पास धन एवं योग्यता तो थी, पर समाज में प्रतिष्ठा नाम की कोई चीज नहीं थी। इनको किसी प्रकार की कोई प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी। इस वर्ग की मांग थी कि बुराई दूर करने के लिए मेरी आवाज सुनी जाए। फ्रांस में किसानों की संख्या लगभग 2 करोड़ थी उस समय। इसमें अधिकांश अर्धकृषक या बंधुआ मजदूर हुआ करते थे। किसान राजा के को विभिन्न प्रकार के कर देते थे। इन करों को टाइल कहा जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ जो है वो इसी मध्यम वर्ग के ऊपर आ गया, जो कि सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत आप समझ सकते हैं इसको, और यह फ्रांस की क्रांति का भी एक प्रमुख कारण था। सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चीज समझने वाली है कि 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसको मध्यम वर्ग कहा गया। यह मध्यम वर्ग जो था इसके अंतर्गत साहूकार, व्यापारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, लेखक, कलाकार, कर्मचारी आदि सम्मिलित थे। उनकी आर्थिक दशा में अन्य की अपेक्षा बहुत अच्छी हो गई थी, फिर भी तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के प्रति उनमें आक्रोश था। इस वर्ग को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था और पादरी और कुलीन वर्ग का व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं था। इस कारण मध्य वर्ग जो है कुलीनों के सामाजिक श्रेष्ठता से घृणा करने लगा और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन कर अपने अधिकारों को प्राप्त करने का इच्छा रखने लगा। इस तरह कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति फ्रांसीसी समाज में 2 परस्पर विरोधी गुटों के संघर्ष का परिणाम थी। एक तरफ राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावशाली व्यक्ति थे और दूसरी तरफ जो है आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावशाली वर्ग था। देश की राजनीति और दृष्टिकोण से प्रभावशाली जो व्यक्ति थे उन्होंने इन व्यक्तियों को मध्यम वर्ग को दबाने की भरपूर कोशिश की, तो इस वजह से दोनों वर्गों में संघर्ष होना अनिवार्य हो गया। इस तरह 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है वो फ्रांसीसी समाज में असमानता के विरुद्ध एक संघर्ष मानी गई। फ्रांसीसी क्रांति में जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह है आर्थिक परिस्थितियां। फ्रांस की आर्थिक अर्थव्यवस्था अत्यधिक संकटग्रस्त हो चुकी थी। राज्य दिवालियेपन की कगार पर पहुंच गया था। वस्तुतः फ्रांस के राजाओं की फिजूलखर्ची तथा लुई 14वें के लगातार युद्धों के कारण शाही कोष जो था वह खाली हो चुका था। उसकी मृत्यु जब लुई 14वें की मृत्यु हुई और लुई 14वें की मृत्यु के बाद जब लुई 15वें शासन
में आया तो उसने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार में पार्टिसिपेट किया। सप्तवर्षीय उसने युद्ध लड़ा, जिसके वजह से राजकोषीय जो कोष था वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका था और कर्ज का बोझ उसके ऊपर लग चुका था। जब लुई 16वें ने अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध में भाग लेकर के फ्रांस की आर्थिक दशा को और भी उसने भयंकर या जर्जर बना दिया था। राजा, रानी और उनके परिवार पर राज्य की अत्यधिक संपत्ति खर्च की जाती थी। जो वर्साय का राजमहल था वो राजकोष के लूटपाट का संसाधन बन चुका था। दूसरी तरफ कर प्रणाली वहां पर जो थी वो असंतोषजनक थी। विशेषाधिकार के कारण संपन्न वर्ग जो था वो मुक्त था तथा गरीब किसान जो था वो अत्यधिक करों से लदा हुआ था, या कर जो लिए जाते थे वो विपन्न या जो गरीब हैं उनसे लिए जाते थे, और वहां का जो संपन्न वर्ग हुआ करता था वो करों से पूर्ण रूप से मुक्त था, उसको किसी प्रकार के कर नहीं देने पड़ते थे। तो इस प्रकार से फ्रांस की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति थी, राज्य की खजाना खाली होता गया और उसमें किसी प्रकार से धन की कोई व्यवस्था वहां की शासन सत्ता या वहां के राजा ने नहीं कर पाई। तो राज्य ऋण के बोझ तले दबता चला गया। मूलधन की तो बात ही नहीं कर सकते। फ्रांस ब्याज चुकाने में भी असमर्थ हो गया, अर्थात राज्य जो है उस समय दिवालियेपन की स्थिति में पहुंच चुका था। देश की आर्थिक दुर्व्यवस्था को व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन देकर सुधारा जा सकता था, परंतु सरकार की वाणिज्य की नीति इतनी अनियंत्रित एवं दोषपूर्ण हो चुकी थी कि उसमें राज्य में उत्पादन एवं व्यापार का विकास संभव नहीं था। वो किसी प्रकार से उत्पादन या व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सक्षम या समर्थ नहीं थे। लुई 16वें ने तुर्गी, नेकर जैसे वित्त सलाहकारों के माध्यम से आर्थिक संकट को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन ये सुधार लागू नहीं हो सके, क्योंकि विशेषाधिकार प्राप्त जो वर्ग था वह अपने ऊपर लगने वाले कर या उनके ऊपर जो कर लगाने की बात चल रही थी उसको वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अंततः क्या हुआ, जो विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति जो थे उन्होंने किसी भी प्रकार से कर न लगने के कारण स्टेट्स जनरल की वहां पर बैठक बुलाई और 1789 ईस्वी में स्टेट जनरल की बैठक के साथ ही क्रांति का आगमन भी हो गया। इसलिए तत्कालीन जो आर्थिक दुर्दशा है फ्रांस की, वह फ्रांस की क्रांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण मानी जाती है। फ्रांसीसी क्रांति का जो चौथा और महत्वपूर्ण कारक है वह है विचारकों या दार्शनिकों की भूमिका। तो दार्शनिकों में प्रमुख रूप से हमें जिन दार्शनिकों का अध्ययन करना है, जिन दार्शनिकों का क्रांति के ऊपर प्रभाव रखा है, उसमें सबसे पहले है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू 1689 ईस्वी से लेकर के 1755 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा है। इन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में राजा के देवीय अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया और फ्रांसीसी राजनीतिक संस्थाओं की आलोचना ही नहीं वरन विकल्प भी उन्होंने प्रस्तुत किया। उसने लिखा कि फ्रांस की सरकार निरंकुश सरकार है, क्योंकि फ्रांस में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका संबंधी सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति अर्थात राजा के हाथों में है। इसलिए फ्रांस की जनता को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। इसी संदर्भ में उसने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार शासन के 3 प्रमुख अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को अलग अलग हाथों में रखने की सलाह दी। उसने इंग्लैंड की सरकार को आदर्श बताया, क्योंकि वहां संवैधानिक राजतंत्र था जिसमें वहां के नागरिकों को स्वतंत्रता थी। इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण के माध्यम से फ्रांस के निरंकुश राज व्यवस्था पर चोट की। इसके बाद जो दूसरे दार्शनिक महोदय हैं जिनका फ्रांस की क्रांति पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है वह है वॉल्टेयर महोदय। वॉल्टेयर महोदय ने 1694 ईस्वी से 1778 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा है। इन्होंने अपनी पुस्तक लेटर्स ऑन द इंग्लिश के माध्यम से ब्रिटेन में व्याप्त उदार राजनीति, धर्म और विचार की स्वतंत्रता का विशद चित्रण किया तथा पुरातन फ्रांसीसी व्यवस्था से उसकी तुलना की और फ्रांस में व्याप्त जो बुराइयां थी एवं कमियां थी उसका उन्होंने उल्लेख किया। प्रतिबंधित होने से पूर्व यह पुस्तक इतनी लोकप्रिय हो गई थी, अर्थात इस पुस्तक को आप समझ सकते हैं कि जैसे ही ये पुस्तक उन्होंने लिखी इसको वहां के शासन द्वारा या राजा के द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था।
लेकिन प्रतिबंधित होने के पूर्व ही यह इतनी लोकप्रिय हो चुकी थी और लोगों में इसके जो विचार थे वो घर कर गए थे। चर्च की भ्रष्टता पर उंगली उठाते हुए उन्होंने लिखा था कि अब तो कोई ईसाई नहीं बचा, क्योंकि एक ईसाई था और उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। उसने लिखा कि कुख्यात एवं बदनाम चीज को कुचलकर रख देना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र एवं चर्च के अत्याचार पर प्रहार था। एक प्रोफेसर कैटेलवी ने बाल्टियर के बारे में लिखा है, बाल्टियर को फ्रांस का उन्होंने बौद्धिक ईश्वर अर्थात इंटेलेक्चुअल गॉड ऑफ द फ्रांस कहा। इसके बाद बच्चों जो तीसरे प्रमुख दार्शनिक हुए जिनका की फ्रांस की क्रांति पर महत्वपूर्ण योगदान रहा, एक अमिट छाप उन्होंने छोड़ी, वह थे रूसो। रूसो ने अपनी पुस्तक एमिली और सोशल कॉन्ट्रैक्ट व रूसोनी के माध्यम से मनुष्य की स्वतंत्रता की बात की। उसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन सर्वत्र जंजीरों में आकर के वो यहां जकड़ जाता है। इन जंजीरों से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है कि हम प्राकृतिक आदिम अवस्था की ओर लौट जाएं। रूसो ने कहा कि सामूहिक इच्छा से बने राज्य का यह अनिवार्य तथा सार्वभौमिक कर्तव्य होना चाहिए कि वह सारे समाज को सर्वोपरि मानते हुए कार्य को संचालित करे। जिन लोगों को कार्यपालिका शक्ति सौंपी गई है वे जनता के स्वामी नहीं है, उनके कार्य और उसका कर्तव्य जनता की आज्ञा का पालन करना है। इस तरह उनका दृढ़ विश्वास था कि सर्वोपरि सत्ता जो है वो जनता के हाथ में होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं। नेपोलियन ने उनके महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। रूसो की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की लोकप्रियता था वो इसी अंदाज से लगाया जा सकता है कि एक वर्ष में उसके 13 संस्करण प्रकाशित हो चुके थे। तो जो दार्शनिकों का प्रभाव है वो बहुत महत्व रखता है फ्रांस की क्रांति के लिए, जिसमें चाहे बाल्टियर महोदय हो, चाहे रूसो हो या मॉन्टेस्क्यू हो, इनके विचारों ने वहां की जनता को पूर्ण रूप से प्रभावित कर दिया था और समाज में एक चेतना उत्पन्न कर दी थी, जो कि फ्रांस की क्रांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बनी। बच्चों, फ्रांस की क्रांति के लिए जो सबसे प्रमुख और अंतिम कारण है, जिसको कि हम लोग तत्कालीन कारण कह सकते हैं, लुई 16वें के काल तक आते आते फ्रांस की जो वित्तीय व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से ऋणों में डूब चुकी थी। कर्ज उस पर बहुत अधिक लग चुका था। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को पूर्ण रूप से दिवालियापन पर ला दिया था। उसकी आर्थिक दुर्व्यवस्था को दूर करने के लिए तुर्गो, नेकर, कोलोन जैसे अर्थशास्त्रियों की लुई 16वें ने मदद की। कोलोन ने विशेषाधिकार जो प्राप्त कुलीन वर्ग था, जिसको बहुत अधिक विशेषाधिकार मिले हुए थे, मुख्य रूप से अधिकार मिला हुआ था, उन पर कर लगाने की बात की और कर लगाने का सुझाव राजा को दिया, लुई 16वें को दिया, जिसे कुलीनों ने अस्वीकार कर दिया और अस्वीकार करने के बाद अंततः राजा ने स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाने का निर्णय लिया। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कोई कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल अर्थात प्रतिनिधि सभा की एक बैठक बुला करके नए करों की अपने प्रस्ताव की मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक जो है वो 1614 ईस्वी में हुई थी, अर्थात 175 वर्ष बाद अब यह बैठक हो रही थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 ईस्वी को नए करों के प्रस्ताव के लिए असेंबली को बुलाने का निर्णय लिया। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय को बहुत ही आलीशान तरीके से सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जिनको आमने और सामने की कतारों में बैठाया गया। तीसरे स्टेट ने 600 प्रतिनिधि
भेजे, जो कि इन दोनों प्रतिनिधियों के पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेटमेंट का प्रतिनिधित्व जो है अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहा था। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का एक वहां पर प्रवेश पूर्णतः वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनको शिकायतों एवं मांगों की सूची पहुंचा दी गई थी, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर के गए थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार लुई सोलवे भी इसी प्रथा का पालन करना चाहता था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग की कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाए, जिससे प्रत्येक सदस्य को कम एक मत देने का अधिकार हो। यह लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए वहां से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का अपने आप को प्रवक्ता मानते थे। उन्होंने 20 जून 1789 ईस्वी को राष्ट्रीय सभा अर्थात नेशनल असेंबली में यह घोषणा की कि हम कभी अलग नहीं होंगे और जब तक समाधान नहीं बन जाता तब तक साथ में बने रहेंगे। यह एक क्रांतिकारी घटना थी। अंततः 27 जून को लुई सोलवे ने तीनों वर्गों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक बुलाई और उनको अनुमति प्रदान कर दी। अब यह जन साधारण की पूर्ण रूप से विजय हो चुकी थी। यह राजा तथा विशेषाधिकार जो प्राप्त वर्ग की पराजय का पहला दस्तावेज था। इस प्रकार स्टेट जनरल जो है राष्ट्रीय सभा, उसकी स्टेट जनरल की नेशनल असेंबली बन गया और उसे राज्य की मान्यता मिल गई थी और वैधानिक भी हो चुकी थी। सभा ने 9 जुलाई 1789 ईस्वी को स्वयं को संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी या संविधान सभा घोषित कर दिया। देश के संविधान का निर्माण करना अपना प्रमुख कर्तव्य समझा। इसी समय लुई सोलवे ने अपना जो उनका अर्थ मंत्री था नेकर को बर्खास्त कर दिया, जिससे जनता अपना समर्थक मानती थी या उसको समर्थन मिलता था नेकर की युवा द्वारा। इसे क्रांति को कुचलने का प्रयास समझा जाने लगा। उसी समय यह खबर फैला दी गई कि बास्तील के किले में राजा ने शस्त्रों का भंडार जमा कर रखा है। 14 जुलाई 1789 को पेरिस की भीड़ ने बास्तील के किले पर अपना हमला बोल दिया और बास्तील के किले का दरवाजा तोड़ दिया और कैदियों को मुक्त करा दिया। बास्तील का पतन एक युगांतरकारी घटना थी, जो निरंकुशता का पतन एवं जनता के विजय का एक प्रतीक बन गई। वास्तव में यह क्रांति का उद्घोष था कि और इसी क्रांति की वजह से 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 14 जुलाई की ही तारीख थी जब फ्रांसीसियों ने बास्तील के किले पर अपना अधिकार कर लिया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। उसी समय से 14 जुलाई जो है वो फ्रांसीसी जनता के लिए स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जाती है। बच्चों, अभी हमने फ्रांस की क्रांति के विभिन्न कारणों का अध्ययन किया कि वो कौन कौन से कारण रहे हैं जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई। इसके बाद अब हम अगले वीडियो में आपको फ्रांस के क्रांति के विभिन्न चरणों के बारे में अध्ययन कराएंगे कि ऐसे वो कौन कौन से चरण थे जिससे होकर के फ्रांस की क्रांति अपने अंतिम रूप तक पहुंची। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? ऐसे वो कौन कौन सी परिस्थितियां थीं जिसके वजह से फ्रांस की क्रांति हुई? दूसरा, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से ऐसे समूह थे जिनको देश छोड़कर के भागना पड़ा या जो देश छोड़ने के लिए मजबूर हुए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हाथ लगी? तो आप इन प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में नोट कर लें, हमें कमेंट करें। धन्यवाद।